नमस्कार। आज है शुक्रवार 7 नवंबर 2025 और हम हाजिर हैं आज की कुछ अहम खबरों और उनके गहरे विश्लेषण के साथ। नमस्कार। हाँ, हमारे पास आज द हिंदू अखबार और कुछ दूसरे विश्लेषण हैं जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल, हमारा इरादा सिर्फ सुर्खियां बताना नहीं बल्कि उनके पीछे क्या है, क्यों हो रहा है, इसे समझना और समझाना है। हाँ, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। आज हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। बिहार चुनाव है, वोटिंग के अधिकार पर बहस है, फिर डिजिटल जनगणना, जीपीएस स्पूफिंग जैसी तकनीकी बातें। आर्थिक मुद्दे भी हैं, जैसे घर खरीदना क्यों मुश्किल हो रहा है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की चर्चा। और हाँ, मासिक धर्म अवकाश जैसी सामाजिक नीतियां भी। तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल, शुरुआत बिहार चुनाव से करते हैं। पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है 64.66%। 64.66%, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन्होंने बताया कि ये 1951 के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। उन्होंने शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए वोटर्स को बधाई भी दी। लेकिन इस रिकॉर्ड वोटिंग का मतलब क्या निकाला जा रहा है? जाहिर है दोनों पक्ष, एनडीए और महागठबंधन, इसे अपने अपने हक में बता रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, यहीं पर चुनावी विश्लेषण का मजा आता है। बीजेपी नेता हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं कि ये एनडीए सरकार पर जनता के भरोसे का सबूत है। अच्छा। उन्होंने तो दावा भी किया है कि एनडीए को 121 में से लगभग 100 सीटें मिलेंगी। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट हैं, वो अपनी राघोपुर सीट भी हार जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो बड़ा दावा है। और महागठबंधन क्या कह रहा है? महागठबंधन इसे ठीक उल्टा देख रहा है। वो कह रहे हैं ये बदलाव की लहर है। तेजस्वी यादव का कहना है कि लोगों ने 20 साल के कथित अंधेरे को खत्म करने के लिए वोट किया है। तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक ही आंकड़ा, ये 64.66% वोटिंग, दो एकदम अलग अलग नैरेटिव बना रहा है। सही बात है, आंकड़े तो वही हैं, मतलब अपनी अपनी सहूलियत से निकाला जा रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि चुनावी आंकड़े अक्सर क्या कहते हैं, एक रोशा टेस्ट की तरह होते हैं। सब वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, असलियत शायद कहीं बीच में हो। अच्छा, चुनावी प्रक्रिया से ही जुड़ी एक और बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है ना? हाँ, वो वोट देने का अधिकार यानी राइट टू वोट और वोटिंग की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ वोटिंग के बीच फर्क को लेकर। हाँ, ये मामला नोटा से जुड़ा है शायद, जब कोई निर्विरोध चुना जाता है। बिल्कुल, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और एडीआर, उन्होंने याचिका डाली है कि अगर कोई उम्मीदवार निर्विरोध जीतता है तो भी वोटर को नोटा का विकल्प मिलना चाहिए। उनका कहना है ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। तो केंद्र सरकार का क्या कहना है इस पर? केंद्र का तर्क थोड़ा टेक्निकल है। वो कह रहे हैं कि देखिए, वोट देने का अधिकार जो है वो तो एक कानूनी अधिकार है, आरपीए एक्ट की धारा 62 से मिलता है। ओके। लेकिन वोटिंग की स्वतंत्रता, मतलब किसे वोट दें या नोटा दबाएं, वो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। और ये आजादी तभी काम आती है जब वोटिंग हो रही हो। अच्छा। मतलब अगर वोटिंग ही नहीं हुई क्योंकि उम्मीदवार निर्विरोध जीत गया, हाँ, तो फिर नोटा दबाने की स्वतंत्रता का सवाल ही नहीं उठता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी हाल ही में एक 18 साल के युवा के वोटर रजिस्ट्रेशन वाले मामले में कुछ ऐसा ही फर्क बताया था। ये कानूनी बारीकियां काफी अहम है। अच्छा, इसी चुनावी माहौल में वो वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम भी चल रहा है, एसआईआर प्रक्रिया। हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हाँ, और पश्चिम बंगाल से खबर आई कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि जब तक राज्य के सारे लोग फॉर्म नहीं भर लेते, वो अपना फॉर्म नहीं भरेंगे। हाँ, उन्होंने उन खबरों का भी खंडन किया कि उन्हें पर्सनली कोई फॉर्म दिया गया था। चुनाव आयोग का कहना है कि बंगाल में करीब 1.73 करोड़ फॉर्म बांटे जा चुके हैं। ये एसआईआर प्रक्रिया तो पूरे देश में चल रही है ना? हाँ, लगभग पूरे देश में, लेकिन असम में नहीं हो रही है। असम में क्यों नहीं? फुजैल अयूबी का एक विश्लेषण है। वो बताते हैं कि असम का मामला थोड़ा अलग है। वहाँ नागरिकता कानून के प्रावधान अलग है और सबसे बड़ी बात, वहाँ एनआरसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हाँ, वो एनआरसी जिसमें करीब 19 लाख लोग बाहर रह गए थे। बिल्कुल, और करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। साथ ही असम समझौते से जुड़ी धारा 6A भी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी वैध माना है। तो लगता है चुनाव आयोग फिलहाल असम की इन कानूनी जटिलताओं से बचना चाह रहा है। समझ गया। अच्छा, चुनाव प्रक्रिया का एक और पहलू है नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी, और इसमें भी काफी विवाद होते दिख रहे हैं। हाँ, कन्नन गोपीनाथन का एक लेख है इस पर। वो बताते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ को आरपीए के धारा 36 के तहत
नॉमिनेशन रद्द करने का बहुत ज्यादा अधिकार मिला हुआ है। और चुनाव से पहले इसे चैलेंज करना भी मुश्किल है। हाँ, लगभग नामुमकिन। और हाल में उदाहरण भी देखे हमने। बिहार में आरजेडी उम्मीदवार का पर्चा खारिज हुआ, सूरत में सीट निर्विरोध चली गई। हाँ, पहले वाराणसी से तेज बहादुर यादव का मामला था, अब बीरभूम से देबाशीष धर का। बिल्कुल। अगर इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक तरह का प्रोसीजरल जाल बन गया है। उम्मीदवारों को एफिडेविट, नोटरी, सर्टिफिकेट, बहुत सी तकनीकी चीजें पूरी करनी होती हैं। और विडंबना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला है, रिजॉर्जियंस इंडिया मामला, उसके बाद से सिस्टम छोटी मोटी तकनीकी गलतियों को, जैसे कोई कॉलम खाली छोड़ दिया, ज्यादा गंभीरता से लेता है, बजाय इसके कि किसी ने गलत जानकारी दी हो। अच्छा, तो मतलब छोटी सी चूक पर भी पर्चा रद्द हो सकता है। हाँ, हो सकता है। इसीलिए सुधार के सुझाव आ रहे हैं, जैसे प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाए, अगर कोई कमी है तो उम्मीदवार को सुधार का स्पष्ट नोटिस दिया जाए और मामूली गलतियों को नजरअंदाज किया जाए, ताकि कोई सिर्फ टेक्निकल वजह से चुनाव से बाहर ना हो जाए। ये तो जरूरी सुधार लगते हैं। चलिए अब चुनाव से हटकर थोड़ा टेक्नोलॉजी और समाज की बात करते हैं। भारत 2027 में अपनी पहली डिजिटल जनगणना करने जा रहा है। हाँ, और उसका प्री टेस्ट अभी चल रहा है। इसके लिए 2 मोबाइल ऐप लॉन्च हुए हैं, DLM और सेंसस 2027 हाउस लिस्ट। DLM ये क्या है? DLM यानी डिजिटल लेआउट मैप। ये ऐप जनगणना कर्मचारियों को घरों की मैपिंग करने, उनके जियो कोऑर्डिनेट्स यानी लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड दर्ज करने और बिल्डिंग के डिटेल्स नोट करने में मदद करेगा। तो मतलब पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी? हाँ, कोशिश यही है। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन अभ्यास है ये। इसे डिजिटल बनाना वाकई एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम है। उम्मीद है इससे काम ज़्यादा एफिशिएंट होगा, बड़े स्केल पर हो पाएगा। एक सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल भी टेस्ट किया गया था, जिसमें लोग खुद अपनी जानकारी भर सकते थे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चिंताएं भी आती हैं, जैसे दिल्ली के ऊपर GPS स्पूफिंग की खबर। हाँ, ये पिछले हफ्ते की बात है। एयरलाइंस ने रिपोर्ट किया कि दिल्ली के आसपास करीब 60 नॉटिकल मील के दायरे में उनके GPS सिग्नल में गड़बड़ी हो रही थी। गड़बड़ी मतलब विमानों को गलत लोकेशन दिख रही थी, यहाँ तक कि झूठी टेरेन वार्निंग भी मिल रही थी, यानी जमीन से टकराने की चेतावनी। अरे ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। GPS स्पूफिंग बेसिकली एक तरह का साइबर हमला है, जिसमें गलत सिग्नल भेजकर नेविगेशन सिस्टम को कंफ्यूज किया जाता है। DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इसकी जांच कर रहा है। एक मीटिंग भी हुई है इस पर। क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, खासकर सीमा के पास जैसे अमृतसर और जम्मू के इलाके में नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच ऐसी 465 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। IATA और ICAO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इसे लेकर चेतावनी दे चुकी हैं। तो क्या करे पायलट्स ऐसी स्थिति में? अच्छी बात यह है कि विमानों में बैकअप सिस्टम होते हैं, जैसे इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम IRS, जो GPS न होने पर भी कुछ घंटों तक नेविगेशन में मदद कर सकता है। लेकिन हाँ, ये घटनाएं चिंताजनक तो हैं ही। टेक्नोलॉजी का एक और इस्तेमाल आजकल मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हो रहा है, AI का। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पर हाल में पार्ले नाम की एक चर्चा हुई कि काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकले। जैसे कि ये बात सामने आई कि OpenAI के ChatGPT पर हर हफ्ते 10 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड या सेल्फ हार्म जैसे गंभीर विषयों पर बात करते हैं। हाँ, और भारत में भी IIT खड़गपुर कुछ कोचिंग सेंटर्स में ऐसे AI टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या AI मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या खतरनाक? बिल्कुल, बहस के दोनों पक्ष काफी मजबूत हैं। डॉक्टर जमीला कोशी जैसी एक्सपर्ट्स चिंता जताती हैं। उनका कहना है कि AI की बातचीत सतही हो सकती है, वो असली थेरेपी की जरूरत को कम करके आंक सकती है और इंसानी भावनाओं की बारीकियों को शायद ना समझ पाएं। हाँ, और इसे दोस्त या साथी समझना नुकसानदेह भी हो सकता है। तो फिर जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उनका क्या तर्क है? जैसे पीक माइंड के नीरज कुमार हैं, उनका कहना है कि AI मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को ऑब्जेक्टिवली मापने में, उससे जुड़े स्टिग्मा को कम करने में मदद कर सकता है। अच्छा, कैसे? वो पीकू जैसे टूल्स का उदाहरण देते हैं, जो साइंटिफिकली वैलिडेटेड स्क्रीनिंग और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स जरूरत पड़ने पर यूजर को मानद काउंसलर से भी कनेक्ट करते हैं। और इनमें सेफ्टी फीचर्स भी हैं। उनका दावा है कि भारतीय संदर्भ के हिसाब से इनमें जरूरी गार्डरेल्स हैं और ये जरूरत पड़ने पर अलर्ट भी भेजते हैं।
लेकिन शायद मतलब असली मुद्दा ये है कि लोगों को असल जिंदगी में उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है और वो इस कमी को टेक्नोलॉजी से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। चलिए अब जरा आर्थिक और सामाजिक रुझानों की तरफ चलते हैं। एक बड़ी चिंता आजकल घर खरीदने को लेकर है। कीमतें आसमान छू रही हैं। हाँ, आकांक्षा अग्रवाल की कहानी जो अखबार में थी वो बहुत से लोगों की कहानी है। गुरुग्राम का उदाहरण दिया गया था। 2020 में जो अपार्टमेंट 1.8 करोड़ का था वो 2024 में 3.2 करोड़ का हो गया। 77.8% की बढ़ोतरी, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये सिर्फ गुरुग्राम की बात नहीं, आरबीआई का जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स HPI है वो भी यही ट्रेंड दिखा रहा है। क्या कहता है HPI डेटा? क्या मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, जनवरी 2017 से जनवरी 2020 इन 3 सालों में HPI सिर्फ 10.6% बढ़ा था। ओके, मतलब धीमी ग्रोथ थी। हाँ, लेकिन जनवरी 2020 से जून 2025 के बीच यानी करीब 4.5 साल में HPI 26.2% बढ़ गया है। खासकर 3BH के घरों की कीमतें तो महामारी के बाद 33.5% बढ़ी हैं। बाप रे, इसके पीछे क्या वजह हैं? कई वजह हैं। एक तो वर्क फ्रॉम होम का चलन। PNB हाउसिंग, यूगन इंफ्रा जैसी कंपनियों का कहना है कि लोगों को अब बड़े घरों की जरूरत महसूस हो रही है। हाँ, ये तो है। दूसरी बड़ी वजह है कि डेवलपर्स का फोकस अब ज्यादातर लग्जरी और प्रीमियम घरों पर है। अच्छा। हाँ, अनारॉग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स का डेटा बताता है कि दिल्ली NCR में 2025 की तीसरी तिमाही में जितने नए घर लॉन्च हुए उनमें से 70% लग्जरी कैटेगरी के थे। तो मतलब किफायती घरों की सप्लाई कम हो गई? हाँ, और भले ही कुल बिकने वाले घरों की संख्या कम हुई हो, लेकिन ज्यादा कीमत वाले घर बिकने से डेवलपर्स का कुल बिजनेस वैल्यू बढ़ गया। Q3 2025 में ये 1.52 लाख करोड़ था, जबकि Q3 2024 में 1.33 लाख करोड़ था। इसका आम खरीदार पर क्या असर पड़ रहा है? लोन वगैरह बढ़ गए होंगे? बिल्कुल, लोगों को अब ज्यादा बड़ा होम लोन लेना पड़ रहा है। PNB हाउसिंग का ही औसत लोन साइज 15-20% बढ़कर 35 लाख रुपए हो गया है। तो इससे दूसरे फाइनेंशियल गोल्स पे असर पड़ता होगा? जाहिर है, जैसे मेहुल वर्मा का उदाहरण दिया गया था, रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई का फंड, ये सब पीछे छूट रहा है। और जिन्हें छोटे या ठीक-ठाक बजट के घर चाहिए, उन्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है। सुंदरम होम फाइनेंस वाले भी यही कह रहे हैं। क्या इस मुश्किल में कोई राहत की उम्मीद है? कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है? हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016। CBRE के अंशुमन मैगेनसीन मानते हैं कि इससे पारदर्शिता बढ़ी है और खरीदारों का भरोसा लौटा है। ये तो अच्छी बात है। और हाल ही में सीमेंट पर GST 28% से घटाकर 18% किया गया है। इससे निर्माण लागत कम हो सकती है। हालांकि इसका फायदा ग्राहकों तक कब और कितना पहुंचेगा, ये देखना होगा। आर्थिक सुरक्षा से ही जुड़ा एक और बड़ा विचार है यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी UBI का। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने इसकी वकालत की है। हाँ, उन्होंने भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता का जिक्र किया। टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। और ऑटोमेशन से नौकरियों का खतरा भी। हाँ, मैकिन्सी का अनुमान है कि 2030 तक दुनिया में 80 करोड़ नौकरियां ऑटोमेशन की भेंट चढ़ सकती हैं। उलाका का तर्क है कि मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं शायद काफी ना हो। तो UBI क्या है, एक बार फिर से बताएं। UBI का मतलब है हर नागरिक को बिना किसी शर्त के नियमित तौर पर सरकार की तरफ से एक निश्चित रकम मिलना, कैश ट्रांसफर। बिना शर्त मतलब सबको? हाँ, इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है, यूनिवर्सैलिटी और सरलता। कोई जटिल फॉर्म नहीं, कोई स्टिग्मा नहीं, ये एक अधिकार की तरह मिलता है। भारत में इसे लागू करना संभव है, लेकिन इसका खर्चा कितना आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल, एक अनुमान था कि अगर हर नागरिक को सिर्फ 7,620 रुपए सालाना भी दिए जाएं, तो इसका खर्च GDP का करीब 5% होगा। ये बहुत बड़ी रकम है। तो पैसा कहां से आएगा? टैक्स से, सब्सिडी काटकर? यही सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए अक्सर इसे धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू करने या मौजूदा योजनाओं के सप्लीमेंट के तौर पर शुरू करने की बात होती है। ये सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं, ये नागरिक और राज्य के रिश्ते को भी बदल सकती है। अच्छा, अब एक अहम सामाजिक नीति की खबर लेते हैं।
कर्नाटक पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी सभी महिला कर्मचारियों के लिए पेड मेंस्ट्रुअल लीव यानी सवेतन मासिक धर्म अवकाश को मंजूरी दी है। हाँ, ये सभी महिला कर्मचारियों के लिए है, सरकारी और प्राइवेट दोनों, हर महीने 1 दिन की छुट्टी। वैसे कुछ और राज्यों में भी है ना ये, पर शायद सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए। हाँ, उड़ीसा और बिहार में सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए है और केरल में यूनिवर्सिटी की छात्राओं के लिए। लेकिन कर्नाटक पहला राज्य है जिसने इसे इतना व्यापक बनाया है। इस पर प्रतिक्रियाएं कैसी हैं? मिली-जुली होंगी शायद। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ इसे महिलाओं के स्वास्थ्य और लैंगिक समानता के लिए एक अच्छा प्रोग्रेसिव कदम माना जा रहा है। जो समिति बनेगी, इसकी अध्यक्ष डॉक्टर सपना ने कहा कि ये वैश्विक चलन के अनुरूप है, इससे उत्पादकता भी बढ़ सकती है। लेकिन इसकी दुरुपयोग की चिंता भी जताई उन्होंने। हाँ, वो भी कहा। दूसरी तरफ डॉक्टर हेमा दिवाकर जैसी विशेषज्ञ हैं, वो चिंता जता रही हैं कि इससे महिलाओं को लेकर जो पूर्वाग्रह हैं वो और मजबूत हो सकते हैं। मतलब नौकरी देने में भेदभाव बढ़ सकता है। हाँ, ये डर है। उनका सुझाव है कि फोकस छुट्टी देने के बजाय वर्कप्लेस पर बेहतर सुविधाएं देने, पीरियड से जुड़ी दिक्कतों के मैनेजमेंट पर होना चाहिए। और भी कुछ मत है? हाँ, डॉक्टर सुहासिनी इनामदार इसे महिलाओं का अधिकार मानती हैं। डॉक्टर सुनीता महेश कहती हैं कि एंडोमेट्रियोसिस जैसी गंभीर स्थितियों से जूझ रही महिलाओं के लिए ये फायदेमंद है, लेकिन वो भी लचीली और स्टिग्मा फ्री पॉलिसी पर जोर देती हैं। तो मतलब बहस अभी जारी है। समझ गया। चलिए अब आखिर में तेजी से कुछ और जरूरी सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। पहली खबर जेएनयू छात्र संघ चुनाव से। हाँ, वहाँ लेफ्ट यूनिटी ने क्लीन स्वीप किया है, 4 पद जीत लिए हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव। और खास बात यह है कि 4 में से 3 पदों पर महिला उम्मीदवार जीती हैं। अदिति मिश्रा नई अध्यक्ष बनी है, एबीवीपी को कोई सीट नहीं मिली। अगली खबर म्यांमार से है। वहाँ जो साइबर स्कैम रैकेट चल रहे हैं उनमें फंसे 270 भारतीय नागरिकों को थाईलैंड के रास्ते वापस लाया गया है। अब उनसे पूछताछ होगी ताकि इन ऑपरेशनों को समझा जा सके। हाँ, और भविष्य में भारतीयों को इनमें फंसने से रोका जा सके। नौसेना के लिए भी एक खबर है, आईएनएस इक्षक कमीशन हुआ है। हाँ, ये तीसरा सर्वे वेसल लार्ज एसवीएल है, कोची में कमीशन हुआ। ये समुद्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा और आपदा राहत कार्यों में भी मदद करेगा। इसके जैसे और भी जहाज हैं? हाँ, संध्याक निर्देशक संशोधक, ये करीब 3400 टन का जहाज है और 18 नॉटिकल मील की स्पीड से चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक और अहम फैसला आया है, गिरफ्तारी के नियमों को लेकर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा है कि किसी को गिरफ्तार करने पर गिरफ्तारी का कारण उसे लिखित में देना होगा, ऐसी भाषा में जो उसे समझ आए, और उचित समय के भीतर देना होगा। उचित समय मतलब? कोर्ट में पेशी से कम 2 घंटे पहले। अगर ऐसा नहीं किया तो गिरफ्तारी गैर कानूनी मानी जाएगी। ये व्यक्तिगत आजादी के लिहाज से बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। खबर ऑडिट विभाग से भी है। सीएजी के तहत 2 नए कैडर बन रहे हैं। हाँ, CRA यानी सेंट्रल रेवेन्यू ऑडिट और CAA यानी सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट कैडर। मकसद है टैक्स और सरकारी खर्चों की ऑडिट में ज्यादा स्पेशलाइजेशन लाना। ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। वित्त मंत्री ने बैंकों का लेकर भी कुछ संकेत दिए हैं। हाँ, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार देश में कुछ बड़े वर्ल्ड क्लास बैंक्स बनाना चाहती है। इसके लिए RBI और बैंकों से बात चल रही है कि ये मर्जर से होगा या कोई नया इकोसिस्टम बनेगा। एविएशन सेक्टर के लिए सस्टेनेबल फ्यूल पॉलिसी भी आने वाली है। हाँ, SAF यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर राष्ट्रीय नीति जल्द आएगी। मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत अपनी कृषि क्षमता, हमारे यहाँ सालाना 750 मिलियन टन बायोमास पैदा होता है, उसका इस्तेमाल करके SAF बना सकता है। लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य है 2027 तक विमान ईंधन में 1% और 2028 तक 2% SAF मिलाना। और आखिर में एक अंतर्राष्ट्रीय खबर अमेरिका से। हाँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर दूसरे देश नहीं मानते तो अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण शुरू कर सकता है। ये थोड़ी चिंताजनक बात है। चिंताजनक क्यों? क्योंकि अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े देशों ने 90 के दशक से परमाणु परीक्षण पर रोक लगा रखी है। हालांकि वो मिसाइल टेस्ट करते रहते हैं। ट्रंप का बयान CTBT यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के लिए खतरा है और इससे हथियारों की नई होड़ शुरू होने का डर है। तो कुल मिलाकर क्या समझें आज की इन सब बातों से? देखिए, कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो वोटिंग हो, नॉमिनेशन हो, उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सुधार की मांग हो रही है। हाँ। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी है, वो जिंदगी आसान बना रही है, जैसे डिजिटल जनगणना से उम्मीद है, लेकिन नए खतरे भी ला रही है,
जीपीएस स्पूफिंग या एआई का गलत इस्तेमाल। और आर्थिक मोर्चे पर आम आदमी पर दबाव बढ़ रहा है, घर खरीदना मुश्किल और यूबीआई जैसे बड़े विचारों पर फिर से बहस तेज। बिल्कुल। और साथ ही मासिक धर्म अवकाश जैसी नीतियां दिखाती हैं कि समाज में सोच बदल रही है, अधिकारों की नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। तो इन सब अलग अलग कड़ियों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? मुझे लगता है 2-3 बड़े रुझान दिखते हैं। एक तो बढ़ती आर्थिक असुरक्षा, ये घर की कीमतों से लेकर यूबीआई और ऑटोमेशन की बहस तक सब में दिखती है। ये भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, चाहे वो वोटिंग राइट्स पर कानूनी बहस हो, जनगणना का डिजिटलीकरण हो या मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी हो, ये सब कहीं ना कहीं भारत में नागरिक और राज्य के बीच जो रिश्ता है उसके बदलते समीकरणों को दिखा रहे हैं। कैसे? नागरिक ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। राज्य टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, शायद नियंत्रण भी बढ़ा रहा है। और दोनों के बीच अधिकार और जिम्मेदारियों की लाइनें फिर से खींची जा रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इन बदलावों के बीच हम एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण और सुरक्षित भविष्य कैसे बनाएं? बिल्कुल। इन्हीं सवालों के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।